हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबका स्वागत है आरोग्यम बैच में। आज हम ओबीजी का 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे ऐप पे जाके क्लासेस देख सकते हो। वहां पे सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और हमारे सारे नोट्स जो क्लास के हैं वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल मिलेगा आपको। चलो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिया है, क्लासेस हो गई हैं। आज हम लास्ट पार्ट 3 इसका डिस्कस करेंगे। आज प्लेसेंटा का लास्ट पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ इसका क्या टारगेट है, पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की क्लास का टारगेट है फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। पार्ट 2 में कहीं ना कहीं हम पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पार्ट 2 में भी मैंने आपको फंक्शन बताया है, बट जो फंक्शन रह गया था वो कौन सा? हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। और मैंने आपको बताया था द हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, हार्मोनल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम एससीजी के बारे में पढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में मेनली हमारा टारगेट रहेगा हार्मोनल फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो उस बच्चे को कैसे हेल्प करता है, उस मदर को कैसे हेल्प करता है, उस प्रेगनेंसी में कैसे हेल्प करता है। इसके बाद है एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा में क्या क्या एब्नॉर्मेलिटी होती है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द प्लेसेंटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वहां से। तो जो 2 टारगेट आप देख रहे हो, ये 2 टारगेट्स जो कि देखने में 2 हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ तीसरा टारगेट जो है, जो भी प्लेसेंटा या यहां तक जो भी हम पढ़ चुके हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस क्लास में आपको पता चल गया कि हमें सारे इंपॉर्टेंट्स, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पॉइंट्स ऑफ प्लेसेंटा, गोल्डन पॉइंट्स जहां से डायरेक्ट हिट करता है, ये पॉइंट्स भी मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूं। तो देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग हमारा टारगेट है। तो चलो टारगेट को अचीव करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, तबीयत जो देखो ऐसी है, फिर भी आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहे, ब्रेक ना हो, तो फिर भी क्लास में आई हूँ। आप बोलोगे मैम क्या कर रहे हो, ये बीच में गला एकदम बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप आज मैनेज कर लो ऐसे ही। चलो तो प्लेसेंटा का पार्ट 3 में हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो जहां मैंने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था, मैं वहीं से आपको उठाऊंगी और सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में मैंने आपको छोड़ा था रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, न्यूट्रिशनल फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा का जो हमारा पॉइंट चल रहा था लास्ट क्लास में वो था हार्मोनल फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, हार्मोनल फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। और हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में मैंने कहीं ना कहीं क्लास को जो एंड किया था वो कहां पे किया था? हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में, कि प्लेसेंटा 2 टाइप के हार्मोन्स को स्टार्ट करता है, स्टीरॉयड नेचर सॉरी स्टीरॉयड नेचर एंड प्रोटीन नेचर। स्टीरॉयड नेचर एंड प्रोटीन नेचर, सॉरी सॉरी। तो स्टीरॉयड नेचर जो है, स्टीरॉयड नेचर और प्रोटीन नेचर में मेन हम कौन से पढ़ने वाले हैं? वैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट जो मेन हमें पढ़ना है स्टीरॉयड नेचर में, मैंने आपको बताया था हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन के बारे में। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं डियर? प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टीरॉयड नेचर हार्मोन, जो प्लेसेंटा का स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन सिक्रीट होता है। प्रोटीन नेचर में वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो हमें मेन पढ़ना है वो क्या है? HCG है और HPL। इसके अलावा मैंने एक और बताया था पप्पा, PAPPA, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। बट इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब मेन हमारा टारगेट होता है पढ़ने को, तो हम पूरा एंडोक्राइनोलॉजी का, पूरा प्लेसेंटा एंडोक्राइनोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें बहुत, अगर हम 4 घंटे भी पढ़े तो कम है।
लेकिन इस 1 घंटे की क्लास में मैं प्लेसेंटा के पूरे हार्मोन्स को एक्सप्लेन करूंगी जो हमारे नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन अपना टारगेट नहीं भूलना है। हमारा क्या काम है, क्योंकि देखो वही डीसी दत्ता पीजी वाले भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं और नर्सिंग वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ के हम स्मार्ट वे में स्टडी करके कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सके, क्योंकि हमें रिसर्च तो करना नहीं है। समझ रहे हो बात को? हमें मेन क्या करना है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि अपने कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है और वहां से कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HCG अभी तक का आया हुआ टॉपिक सॉरी, और HPL, और क्या है डियर, HPL से फिर ईस्ट्रोजन के बारे में पूछा जाता है और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखा है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। HCG, सबसे पहले हम प्रोटीन नेचर हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाएंगे प्रोटीन नेचर, प्रोटीन नेचर हार्मोन, प्रोटीन नेचर हार्मोन्स। अब प्रोटीन नेचर हार्मोन्स में सबसे पहला मैंने क्या बोला है, HCG। HCG का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। समझ में आया? HCG का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। अब ये जो HCG हार्मोन है, ये HCG हार्मोन कैसे, कहां से सिक्रेट होता है, कितने वीक पे सिक्रेट होता है, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। HCG का सिक्रीशन कब स्टार्ट हो जाता है, HCG स्टार्ट टू सिक्रीट, फटाफट पॉइंट में हेडिंग लगाते जाओ। HCG देखो हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या है, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। सबसे पहले ही मैंने बताया था जो हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा है, जिसे हम बोलते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या है, हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। जितने भी प्लेसेंटा के हार्मोन्स हैं वो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से ही सिक्रीट होते हैं। तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ HCG का सिक्रीशन कहां से होता है, तो आप बोलोगे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से ही HCG का भी सिक्रीशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हार्मोनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगी। चलो आपको पता चल गया HCG सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, बट सिक्रीट होता कितने दिन पे है, तो आप बोलोगे HCG का सिक्रीशन कब होता है, HCG स्टार्ट टू सिक्रीट from the HCG start to secrete from the syncytiotrophoblasts after 8 days of fertilization, 8 days after fertilization। समझ में आ गया आपको, कितने दिन पे सिक्रेट होता है डियर, 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया। HCG का सिक्रीशन कब स्टार्ट हुआ, HCG का सिक्रीशन फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको HCG के बारे में पता चला। अब HCG किस टाइप का हार्मोन है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। कैसा नेचर का है, कैसे नेचर का है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। ठीक है, चलो ये इतना नहीं पूछते, लेकिन दूसरा कितने यूनिट होते हैं, ये जो HCG है कब स्टार्ट हुआ, कितने वीक पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहां से HCG का सिक्रीशन होता है, या फिर मैं बात करूं कि HCG जो है, ये HCG 2 यूनिट होते हैं इसके। कौन से 2 यूनिट होते हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ठीक है, HCG के 2 सब यूनिट होते हैं, HCG के 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा सब यूनिट होता है, ये अल्फा सब यूनिट नॉन स्पेसिफिक होता है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। ध्यान से समझना, जो अल्फा सब यूनिट है इसे मैंने क्या बोला, ये नॉन स्पेसिफिक होगा। क्या होगा डियर, नॉन स्पेसिफिक होगा। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, किसी को पता है? नॉन स्पेसिफिक जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखा है नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, क्योंकि जो ये अल्फा सब यूनिट होता है ना, और भी जो हार्मोन्स होते हैं वहां पे भी सिक्रीट होता है, ये उसके सिमिलर होता है सॉरी।
सॉरी आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे पता है मेरी वजह से, बट आज मैनेज करना पड़ेगा, है ना। क्लास की कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। आपको पता है नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है, और नॉर्सेट तक आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक को क्लियर करते हुए पहुंचाए, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट आपका जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होगे। तो इसीलिए क्लास में ब्रेक ना हो, तो मैंने ऐसे देख लो हालत में भी क्लास आपकी ले रही हूँ। नॉन स्पेसिफिक क्या है? अल्फा सब यूनिट नॉन स्पेसिफिक है, और ये और भी जो होते हैं जैसे कि आपका टीएसएच होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है, उसमें भी अल्फा और बीटा होते हैं। तो वो जो अल्फा होता है इसके सिमिलर होता है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। प्रेगनेंसी में ये स्पेसिफिक नहीं है कि यही प्रेगनेंसी में ही सिक्रेट होगा, कि और कंडीशन में भी सिक्रेट हो सकता है। तो किसके सिमिलर है? HCG अल्फा सब यूनिट इज सिमिलर टू FSH, LH एंड TSH, ठीक है। इसीलिए हमने इसे क्या बोला? नॉन स्पेसिफिक। बट बीटा सब यूनिट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब समझ जाओ कि ये क्या होता है? प्रेगनेंसी में ही स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में ही प्रेजेंट होता है इसका लेवल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एससीजी का, कि बताओ डायग्नोस्टिक जब हम टेस्ट करते हैं, एससीजी का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो हम कौन से सब यूनिट को चेक करेंगे? अल्फा या बीटा? क्योंकि बीटा सब यूनिट प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे बीटा एससीजी चेक किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कि बीटा एससीजी इज द स्पेसिफिक हार्मोन विच प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो प्रेजेंट होगा वो बीटा सब यूनिट जो है एससीजी का वो प्रेजेंट होगा, इसलिए हम बीटा एससीजी का टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये अदर कंडीशन में भी बढ़ता है, इसलिए अल्फा चेक नहीं करते हैं। चलो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं कि क्वेश्चन पूछा गया एससीजी का, कि बताओ एससीजी इज फंक्शनली सिमिलर टू, फंक्शनली सिमिलर टू, तो बताओ किसके सिमिलर होगा? एससीजी इज फंक्शनली सिमिलर टू, या फिर क्वेश्चन पूछा है एससीजी इज एनाटॉमिकली सिमिलर टू। दो क्वेश्चन हो गए। या फिर मैं थर्ड पॉइंट लिख दूं, एससीजी इज एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली सिमिलर टू। तो आप क्या आंसर करोगे? सिमिलर टू। बताओ जरा क्या आंसर होगा? एससीजी जो मैंने अभी आपको बताया था, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखना, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में हिट करने वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? एससीजी फंक्शनली किसी के सिमिलर होगा, फंक्शनली ये एलएच के सिमिलर होगा, एनाटॉमिकली ये किसके सिमिलर होता है? अभी बताया था FSH, LH एंड TSH के सिमिलर होगा। और अगर मैं बात करूं कि एनाटॉमिकली भी और फंक्शनली भी किसके सिमिलर होता है, तो आप देख सकते हो एनाटॉमिकली और फंक्शनली सिर्फ एक हार्मोन होता है जिसके सिमिलर होता है, उसका नाम क्या है? LH। LH, सॉरी। व्हाट इज द हाफ लाइफ, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ एससीजी? व्हाट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हाफ लाइफ ऑफ एससीजी कितना होता है? 36 आवर्स। कितना होता है डियर? 36 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीजी? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एससीजी? एससीजी का प्रेगनेंसी में क्या फंक्शन होता है? एससीजी का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहला पॉइंट, एससीजी क्या करता है? मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। एससीजी मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम, देखो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन 14 डेज के बाद होता है, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, याद रखना अगर मैं कॉर्पस ल्यूटियम का पॉइंट बताऊं, देखो कॉर्पस ल्यूटियम को नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कौन मेंटेन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इस कॉर्पस ल्यूटियम को जो हार्मोन मेंटेन करता है, LH मेंटेन,
LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी में, कि सेम क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इस कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेंटेन करता है, LH नहीं करेगा। यहां पे इसको कौन मेंटेन करेगा, HCG मेंटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसे सपोर्ट नहीं मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो यहां कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कौन मेंटेन कर रहा है, HCG मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम responsible for the secretion of estrogen and progesterone. अब पता चला कहां से सिक्रीट हो रहा है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, कहां से सिक्रीट होता है। तो याद रखना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कब तक वाइवल रहता है, 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। ये कॉर्पस ल्यूटियम 10 to 12 वीक्स तक जिंदा रहेगा और कंटिन्यू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता रहेगा। यहां एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, जब एक फीमेल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। 26 से 28 दिन का साइकिल है, तो 26 से 28 दिन पे वो क्या होगा, कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, डीजेनरेट नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम कब तक बना रहेगा, प्रेगनेंसी में 10 to 12 वीक्स। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 10 to 12 वीक्स तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम वाइवल रहता है और कंटिन्यू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता रहता है, क्योंकि इस कॉर्पस ल्यूटियम को यहां प्रेगनेंसी में HCG सपोर्ट कर रहा है। और आपको पता है, बताया था लास्ट क्लास में, 12 वीक्स पे प्लेसेंटा फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा फिर क्या कर लेता है, हैंडओवर ले लेता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा और प्लेसेंटा मेन रोल प्ले करेगा। सॉरी तो यहां पे समझ में आ गया कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में 10 to 12 वीक्स तक वाइवल रहता है और जिंदा रह के काम क्या करता है, कंटिन्यू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता रहता है। लेकिन क्या होता है, 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा फॉर्म्ड हो जाता है और प्लेसेंटा क्या बोलता है, हो गया भाई, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब मैं अपना काम खुद ही करूंगा। फिर इससे हैंडओवर ले लेगा और प्लेसेंटा खुद ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनाने लग जाएगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखा है और यहां से हमारे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैं आपको लास्ट जो भी 2016 से जितने भी मैं पेपर्स दे रही हूं उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पे डायरेक्ट हिट करने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तो उसके बीच से पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां तक तो मैंने बता दिया एनाटॉमिकली फंक्शनली किसके सिमिलर होता है, एससीजी क्या फॉर्म करता है, कब स्टार्ट होता है, हाफ लाइफ कब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी जो आपने लास्ट पॉइंट में देखा, एक फंक्शन देखा है, ये सिर्फ एक फंक्शन देखा है कि एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। इसका दूसरा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एससीजी क्या करता है, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। In the male fetus, HCG in male fetus stimulate the leading cell to secrete the testosterone। अब बोलोगे मैम ये क्या है, जो मेल का टेस्टिस है वहां पे 2 टाइप का सेल होता है। क्या होता है डियर, 2 टाइप का सेल होता है। अब उस 2 टाइप के सेल में देखना, दो टाइप का सेल मैंने बोला, ये क्या है, सर्टोली सेल, और यहां जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये जो सेल है वो क्या है, आपका लीडिंग सेल। और यहां लीडिंग सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लीडिंग सेल से यहां क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं मैम यही बता दो। लीडिंग सेल जो होता है, लीडिंग सेल को एलएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहां से क्या सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन। यहां से किसका सिक्रीशन हुआ, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टिमुलेंट की तरह जो काम करता है, जो सबसे पहला स्टिमुलेंट होता है, द फर्स्ट स्टिमुलेंट, वो एससीजी होता है। एससीजी इज द फर्स्ट स्टिमुलेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ, फर्स्ट किसको, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, वो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, और बाद में इसको कौन स्टिमुलेट करता है, एलएच। आगे वैसे पढ़ेंगे हम, गाइनी वाले पार्ट में मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे याद रखना जो मेल होता है, मेल के टेस्टिस में दो टाइप के सेल होते हैं, लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल। जो लीडिंग सेल होता है उसका फर्स्ट स्टिमुलेंट की तरह कौन काम करता है, एससीजी। एससीजी स्टिमुलेट द लीडिंग सेल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेटर ऑन कौन करता है, एलएच हार्मोन करता है। क्लियर है? चलो, तो एससीजी का काम देखते हैं। एससीजी इन मेल फीटस, जो मेल बेबी होता है मदर की वूम में, इन एससीजी इन मेल फीटस स्टिमुलेट, एक्ट एज अ फर्स्ट स्टिमुलेंट, act as a first stimulant for the secretion of, first stimulant for the secretion of testosterone। समझ में आ गया कि एससीजी क्या करता है, इन मेल फीटस एक्ट एज द फर्स्ट स्टिमुलेंट फॉर द लीडिंग सेल। फर्स्ट स्टिमुलेट अगर आपसे पूछा जाएगा, मान लो कि फर्स्ट स्टिमुलेट किसको करता है, फर्स्ट स्टिमुलेंट ये लीडिंग सेल को, फर्स्ट स्टिमुलेंट टू द लीडिंग सेल, लीडिंग सेल को सबसे पहले स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशंस ऑफ, किसका सिक्रीशन करने के लिए, तब आप आंसर करना टेस्टोस्टेरोन, कि यहां से किसका सिक्रीशन होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, समझ में आया, समझ में आया? तो ये जो मैंने बता रखा है ना, जहां जहां पे स्टार बनाया है, तो ये अपनी नोटबुक में स्टार बना लेना और लिख लेना इस पॉइंट को। चलो, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया आपको कि एससीजी मेल फीटस में क्या करता है। एससीजी का काम और क्या होता है, एससीजी एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल्सो, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी काम करता है। इसकी तरह काम करता है डियर, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी काम करता है। तो एससीजी का फंक्शन पता चल गया। एससीजी और क्या करता है, जो आपका इनहिबिन होता है, एक्टिविन होता है, इन सबको भी स्टिमुलेट करने में, उसको भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एससीजी सबसे सुपर मोस्ट होता है, ठीक है। अब एससीजी का मैं ग्राफ बनाती हूं, जिस ग्राफ में आपको क्या समझना है, एससीजी के बारे में समझना है कि एससीजी कब स्टार्ट हुआ, कब अपने पीक लेवल पे गया, ठीक है, कब वो अपने कांस्टेंट लेवल पे आ गया और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। तो एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं, जिससे हमें सारे पॉइंट यहां पे समझ में आ जाएगा। सॉरी वेरी सॉरी। चलो, तो मैंने बोला एससीजी स्टार्ट कब होता है, यस हम एससीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। एससीजी स्टार्ट कब होता है, तो मैंने बोला 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये स्टार्ट हुआ। ये अपने मैक्सिमम लेवल पे कब गया, फिर अपने कांस्टेंट लेवल पे कब आया, और फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 40 वीक्स तक यही लेवल मेंटेन रहता है। 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, पहले ही बताया था, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो पीक लेवल है वो कितने वीक पे है। ये जो हम मैक्सिमम लेवल देख रहे हैं, वो मैक्सिमम लेवल पे कब जाता है, कब स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन। कब अपने कांस्टेंट लेवल पे आता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फिर यही मेंटेन रहता है एससीजी का लेवल। ये एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एससीजी के इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझना है। एससीजी के इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एससीजी स्टार्ट हुआ 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और एवरी 48 आवर्स में एससीजी का लेवल क्या होता रहता है, डबल होता रहता है।
SEG एवरी 48 आवर्स क्या होता है, डबल होता रहता है, और इस तरह से ये 10 वीक्स पे क्या होता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या लिखा होगा, 60 से 80 दिन पे SEG अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा। या फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उसमें क्या था ऑप्शन में 10, 12, 14, 16 इस तरह से पूछा हुआ था। तो याद रखना 10 वीक्स पे क्या होता है, SEG अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। या तो वीक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम कब हुआ। अब ये कांस्टेंट लेवल पे आ गया और वही लेवल पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन रहता है। तो बताओ ये अपने कांस्टेंट लेवल पे कितने वीक्स पे आया, तो आपका आंसर जाएगा 16 वीक्स। 16 वीक्स पे ये अपने कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है और ये कांस्टेंट लेवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। समझ में आया? ये जो है आपका वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। तो आपके जो एग्जाम में बुक में है, जैसे मैं DC दत्ता की बात करूं, 100 से 130 डेज पे, 100 से 130 दिन पे, कि 60 से 80 दिन पे क्या हुआ, ये अपने पीक लेवल पे गया, और 120 या 130 दिन पे ये क्या हुआ, अपने कांस्टेंट लेवल पे आ गया। तो इस तरह से, या फिर 16 वीक में, डेज में, दोनों में आप याद रखो। और 40 वीक्स पे क्या हो जाएगा, जब प्लेसेंटा आउट हो जाएगा तो ये हार्मोन्स भी कम हो जाएंगे, है ना। तो यहां तक मुझे लगता है ग्राफिकल फॉर्म में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कब स्टार्ट हुआ, कब अपने मैक्सिमम लेवल पे गया, कब अपने कांस्टेंट लेवल पे आया, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यही लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये लेवल है कितना, अगर मैं बात करूं ये लेवल है कितना जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उस लेवल की बात करूं तो देखना, जो मैक्सिमम लेवल पे होता है 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये कांस्टेंट लेवल जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। समझ में आया कि ये मैक्सिमम लेवल पे गया तो कितना गया, मैक्सिमम लेवल पे कितना गया, 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml अपने मैक्सिमम लेवल पे गया। जब अपने ये कांस्टेंट लेवल पे आया तो 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ये अपने कांस्टेंट लेवल पे रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां से यूनिट चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर यहाँ पे मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml करके होगा तो मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml में कितना हो जाएगा, 50,000 to 1 लाख। अगर इसका यूनिट यहां चेंज करके मैक्सिमम पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे होता है 50,000 to 1 लाख सॉरी 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, जो कि अगर मैं बात करूं हायर स्टैंडर्ड विलियम्स की तो उस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कितना, 50,000 to 1 लाख, ये इतना मैक्सिमम लेवल तक क्या जाता है, SEG का लेवल प्रेगनेंसी में जाता है। अगर हम DC दत्ता में यूनिट चेंज करके दिया हुआ है उसकी बात करें तो 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और मैं आपको बोलूंगी आप यही फॉलो करो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है। इतना हाई लेवल तक हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो वही पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक जितने जैसे आंसर की भी आए हैं तो मैंने बताया है, जो मेन माना गया है वो यही चीज माना गया है। तो इस स्लाइड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, कब SEG स्टार्ट हुआ, कब मैक्सिमम लेवल पे गया, कब कांस्टेंट लेवल पे आया, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कब वो अपने पूरे जो है कांस्टेंट लेवल पे आके थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यही लेवल मेंटेन होगा। क्योंकि अगर SEG का लेवल फिर डाउन हो गया तो क्या, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, तभी डाउन होता है SEG। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब SEG स्टार्ट टू डिसअपीयर। SEG जैसे हम अब कब स्टार्ट हुआ तो टेस्ट कैसे करते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, SEG का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हम कैसे करते हैं SEG को, अगर मैं सिंपल बात करूं तो हम यूरिन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं यूरिन टेस्ट, आप बोलते हैं UPT से, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। UPT किट अवेलेबल होता है मार्केट में, जो इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही लो कॉस्ट में होता है, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जरूरत नहीं होती, घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिविजुअली कोई भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ब्लड टेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें प्रेगनेंसी को देखने के लिए तो हम SEG का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। दोनों में क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, वो यही है कि SEG को
यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जरूरत नहीं होती है, लो कॉस्ट होता है, कोई भी कर सकता है, कोई गाइडेंस की इसमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ब्लड टेस्ट की बात करूं तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है डियर, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल सेटिंग में जाना पड़ेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी, इंडिविजुअली आप इस टेस्ट को खुद से नहीं कर सकते, ठीक है, घर पे नहीं कर सकते। तो ब्लड टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट जो आइडेंटिफाई होगा वो ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि 8 डेज के बाद ही एससीजी का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और मैं अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इस 28 दिन की बात करूं, 28 दिन की बात करूं तो 14 डेज में फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तो मैंने क्या बोला कि इसके 8 दिन बाद ही एससीजी सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। तो कितना हो गया, 22वें दिन से ही एससीजी का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। और ब्लड टेस्ट में जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा होता है डियर, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट। इस टेस्ट से एससीजी को टेस्ट किया जाता है, एससीजी का डिटेक्टेशन किया जाता है, और अगर पॉइंट में भी एससीजी प्रेजेंट होता है तो यहां से डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो हम बोलते हैं यहां पे 22 दिन के बाद एससीजी ब्लड टेस्ट करे तो प्रेजेंट रहेगा। अगर किसी फीमेल को, जैसे पता तो कब चलेगा, जब 28 तारीख को पीरियड नहीं आएगा, मिस होगा, तब पता चलेगा ना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। पहले कैसे पता चलेगा, पहले नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी अगर किसी को पता करना है मिस्ड पीरियड से पहले, तो 5 से 6 दिन पहले ही ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। समझ में आया? वो कौन सा टेस्ट वहां पे होगा, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट, जिससे एससीजी का डिटेक्टेशन किया जाता है। और यहां पे एससीजी पॉइंट में भी प्रेजेंट होता है तो पता चल जाता है 5 to 6 डेज बिफोर द मिस्ड पीरियड, बिफोर द मिस्ड पीरियड एससीजी का पता लगाया जा सकता है। या फिर आप बोल सकते हो 22 डेज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर 22 डेज ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 22 दिन के बाद एससीजी का पता लगाया जा सकता है, या 5 to 6 डेज बिफोर द मिस्ड पीरियड एससीजी का पता लगाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ब्लड टेस्ट में कौन सा टेस्ट करते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट के थ्रू एससीजी का पता लगाया जाता है। अगर पॉइंट में भी प्रेजेंट होता है तो पता चल जाता है। बट मैं आती हूं मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो मैं बात करूंगी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अगर आप ओपीडी में भी जाओगे तो हर एक फीमेल को क्या किया जाता है, यूपीटी किट से ही पता लगाया जाता है कि हाँ भाई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर पॉजिटिव आया, 2 लाइन आए तो पॉजिटिव है। अगर मैं इस यूपीटी किट की बात करूं तो ये किट यहां पे मैं बना देती हूं, जिससे आप देख के आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ ये यूपीटी किट है, जिसमें यहाँ पे यूरिन के लिए बना होता है। यहाँ पे 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालना है, और यूरिन डालते ही यहाँ पे लाइन आता है और पता चल जाता है 2 लाइन आ गया, फीमेल प्रेग्नेंट है, जिसमें सी और टी यहाँ पे मेंशन होता है, कंट्रोल विंडो एंड टेस्ट विंडो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी एंड टी? इस सी और टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कंट्रोल विंडो, इसका मतलब क्या है, टेस्ट विंडो। ठीक है, अगर 2 लाइन आया तो पॉजिटिव है, अगर सिंगल लाइन आया इसका मतलब वो नेगेटिव है। और ये क्या है डियर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन, आजकल देखें तो मोस्ट कॉमनली यही यूज मेथड होता है। नेक्स्ट अगर मैं यूरिन टेस्ट में, यूपीटी किट में बात करूं तो यहां पे जो टेस्ट का मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, 2 साइड सैंडविच इम्यूनो एसे टेस्ट, इम्यूनो एसे टेस्ट, 2 साइड सैंडविच इम्यूनो एसे टेस्ट। तो ये टेस्ट का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताओ जो इम्यूनो एसे टेस्ट, जो यूपीटी टेस्ट होता है, उसमें कौन सा मेथड टेस्ट का यूज होता है, और अगर बात करें ब्लड टेस्ट में कौन सा मेथड यूज होगा। तो देख लो, दोनों पे मैंने रेड मार्क करके स्टार बना दिया है, आपको याद रखना है। 2 साइड सैंडविच इम्यूनो, सैंडविच से क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। खाने की चीज क्या रहती है, यादें रहती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, ये भी याद रहेगा। 2 साइड सैंडविच इम्यूनो एसे टेस्ट यूपीटी टेस्ट में यूज किया जाता है। ये इजी होता है, नो नीड ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नहीं होता है। और ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है,
कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब ये इजी होता है, मतलब लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल होता है, उसका प्राइस भी ज्यादा लगेगा, ये लोएस्ट प्राइस में होगा, लोएस्ट प्राइस में होगा, नो नीड ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इजी टू परफॉर्म एट होम, इजी टू परफॉर्म्ड एट होम, अपने घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या जाना होगा, आपको हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर जो भी टेस्टिंग सेंटर है वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यूपीडी टेस्ट में रहती हैं। कैसे किट अवेलेबल होता है, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया तो यहां से आप इसका डायग्राम जो है वो याद रखना, सबको पता रहता है ये, तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, बट इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, 100% कंफर्मेशन हम नहीं करते हैं, बट हाँ ठीक है उस टाइम पे बोल देते हैं हाँ प्रेग्नेंट है। देखो ओपीडी में डॉक्टर्स ने बोला गुड न्यूज है आप प्रेग्नेंट, वो अलग है, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या एससीजी टेस्ट इज अ पॉजिटिव साइन, तो आप बोलोगे नो, एससीजी इज नॉट अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इट्स अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में। तब तक आप ये समझो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पता चल गया। अब एससीजी फीमेल की बॉडी से डिसअपीयर कब होगा, ये एम्स दिल्ली 2017 का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। क्या बताया मैंने, एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो एम्स दिल्ली में जब मैं 2017 में थी, देखो जब हम पढ़ के जाते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यहीं से आएगा, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, हम इतना डीप तो पढ़ते भी नहीं थे, सुपरफिशियल टेस्ट रट के। 2016 की बात बताऊं जब मैं पास आउट होके आई थी और फिर मैं पेपर देने, मैंने कहा यार कंपटीशन, बस गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि हमने नर्सिंग भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, तो ऐसा था कि भाई चलो ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, और तो प्राइवेट में जॉब करना ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो चलो भाई सारे फॉर्म वॉर्म भर दिए और एग्जाम देने पहुंच गए। पढ़ा वड़ा था नहीं, कॉलेज में जो पढ़ाया था उतना ही था, हमें लगा कि भाई एग्जाम निकल जाएगा, हमने इतने गवर्नमेंट कॉलेज से इतने अच्छे से पढ़ाई की है, सारे टेस्ट हमें सब आता है, क्लिनिकल का सारा काम हमें आता है, हमें कैनुला लगाना आता है, हमें पेशेंट को इंजेक्शन लगा, सब कुछ आता है हमें। लेकिन जब एम्स के एग्जाम में पहुंचे तो क्वेश्चंस देख के ऐसे पसीने छूट रहे थे। क्वेश्चन अब देखते तो बहुत ही ज्यादा इजी, मतलब उस टाइम का बहुत ही इजी पेपर था, बट हमने पढ़ा ही नहीं था भाई, इतना हमें किसी ने बताया ही नहीं था ये सब भी होता है, एससीजी इतना डीप तक जाके पूछते हैं, हमें लगता था यार बहुत कुछ पूछा हुआ है, और कुछ तुक्का तुक्का चलना, सब कुछ तो एक जैसा लग रहा है, 14 15 16 17 लगा दो। उस लगा दो में क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ 2016। ठीक है, अब 2017 में या पढ़ना पड़ेगा, फिर तो पढ़ना पड़ेगा, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे काम नहीं बनेगा, तो फिर 2016 से ही क्या किया, जब 2016 मैंने बहुत सारे एग्जाम, देखो आप लोग पास आउट होके जितने स्टूडेंट देख रहे हैं बीएससी वाले, ये सोचते हैं कि चल पहले गवर्नमेंट जॉब कर ले, मैंने भी प्राइवेट जॉब कर लेते यार, जॉब खत्म हुई एकदम, सबसे पहले जॉब की लगी रहती है, तो मुझे भी था, जॉब मैंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 1-2 महीने में ये पता चल गया यार कहीं जॉब करती रहूंगी तो शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, और मैं प्राइवेट जॉब के लिए नहीं बनी हूं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। समझ में आ रहा है, और इसके थ्रू मैंने क्या किया, एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, देखो बिना पढ़े तो किसी का, हाँ अगर कोई कह रहा है ना कि यार ऐसे हो जाता है सिलेक्शन, तो शायद वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, या फिर उसका जैसे आप कहते हो लक होगा, हो गया होगा किसी का तुक्का लगा, लेकिन तुक्का लगाने से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल मेरे लिए कि मैंने बहुत एग्जाम में तुक्के लगाए, मैंने उस 2016 में ईएसआईसी 2016 का एग्जाम दिया, मैंने उसमें सीआरपीएफ का एग्जाम दिया, मैंने उसमें एम्स का एग्जाम दिया, उसमें मैंने सीएचओ का एग्जाम दिया, सहस्त्र सीमा बल का निकला था, उसमें मैंने रनिंग, सीआरपीएफ में मैंने सारी जंपिंग रनिंग सब कुछ मैंने किया। समझ में आ रहा है, सारे स्टेज मैंने वाइवा दिया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने मेडिकल करवाया, मैंने सब कुछ करवाया वहां पे। ठीक है, लेकिन लास्ट फाइनल जब मेरिट लिस्ट आई ना, तो उसमें सिर्फ 12 पोस्ट थी। देखो सारे कितने स्टेजेस, अगर मैं ये सोच के छोड़ दी चलना 12 ही सीटें, मेरा कहां से नाम आएगा, लेकिन मैंने फिर भी अपने एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ दिया, मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिला कि किस तरह से वहां पे इंटरव्यू में पैनल बैठते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अब तो इंटरव्यू हट गया, उस टाइम पे इंटरव्यू भी होता था। तो बहुत चीजें कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सपीरियंस लेते हो और वो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, इसलिए आप पढ़ाई को कभी वेस्ट में मत लेना कि एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या होगा, फालतू नहीं। जो पॉइंट जितना मैं बता रही हूँ ना, वो सब आपको अच्छे से लिखना है, उसको बार बार पढ़ना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। हमने तो बिना एमसीक्यूज प्रैक्टिस के एग्जाम में सीधा उतर गए थे, तो ऐसे तो नहीं होता, कॉम्पिटिशन है, बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बनना पड़ेगा। चलो बातें नहीं करते, पॉइंट पे आते हैं। अब मैंने बताया एम्स दिल्ली 2017 ने जो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था कि एससीजी डिसअपीयर फ्रॉम द फीमेल बॉडी, एससीजी डिसअपीयर फ्रॉम फीमेल बॉडी।
तो आप क्या बोलोगे, HCG कब डिसअपियर होता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी? आफ्टर डिलीवरी। यस, तो एम्स दिल्ली ने यही पूछा था कि अरे भाई आफ्टर डिलीवरी बताओ, आफ्टर डिलीवरी कितने टाइम के बाद HCG फीमेल की बॉडी से डिसअपियर हो जाता है, यही क्वेश्चन उसने पूछा था। उसे भी पता है कि डिलीवरी के बाद क्या होगा, डिसअपियर, बट कब? तो आप बोलोगे आफ्टर डिलीवरी फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम यूरिन और फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम यूरिन और फ्रॉम ब्लड। बताओ बताओ जल्दी से, फ्रॉम यूरिन से और ब्लड से कब डिसअपियर होगा? तो HCG स्टार्ट टू डिसअपियर फ्रॉम फीमेल बॉडी आफ्टर डिलीवरी, यूरिन से पहले होगा या ब्लड से? तो आप बोलोगे यूरिन से पहले डिसअपियर होगा, फिर ब्लड से। ट्रिक क्या है, 2 का ट्रिक, 2 days 2 weeks, सॉरी 2 days एंड 2 weeks आफ्टर डिलीवरी। 2 days और 2 weeks के बाद क्या होता है, HCG फीमेल की बॉडी से डिसअपियर हो जाता है। तो HCG का ये पॉइंट मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं एबॉर्शन की, एबॉर्शन में क्या होता है, एबॉर्शन मोस्टली किस वीक पे होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। 8 to 10 पे सबसे ज्यादा एबॉर्शन होता है, और 8 to 10 वीक्स पे मैंने बोला था HCG 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है अपने पीक लेवल पे होता है। और पीक लेवल पे होता है, इसलिए उसको डिसअपियर होने में फीमेल की बॉडी से टाइम लगता है। तो एबॉर्शन में HCG डिसअपियर फ्रॉम फीमेल ब्लड आफ्टर 2 to 4 weeks आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। समझ में आया कि एबॉर्शन HCG डिसअपियर फ्रॉम द फीमेल ब्लड 2 to 4 weeks आफ्टर डिलीवरी। एबॉर्शन के केस में HCG फीमेल की बॉडी से 2 to 4 weeks में डिसअपियर होता है। और यहीं पे बात करूं मैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल में, तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल में भी क्या प्रॉब्लम होता है, HCG एट द पीक लेवल। HCG 1 लाख से भी ज्यादा फीमेल की बॉडी में होता है, और HCG को पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल में डिसअपियर होने में टाइम लगता है। अगर मैं पार्शियल मोल की और कंप्लीट मोल की बात करूं, तो पार्शियल मोल में फीमेल की बॉडी से डिसअपियर होने में 7 वीक्स का टाइम लगता है, और कंप्लीट मोल में 9 वीक्स का टाइम लगता है। ये पूरा आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां पे भी फीमेल की बॉडी में सबसे ज्यादा पीक लेवल पे क्या होता है, HCG एट द पीक लेवल। तो इसीलिए ये जो है कि डिसअपियर कब हुआ, यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन नॉर्मल वाला पूछा हुआ था, बाकी सारे एक्स्ट्रा और भी मैंने पॉइंट्स बता दिए जो कि आप याद रखना। तो HCG हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं HPL। सॉरी, HPL की बात करूं तो HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है इसे हम HCS भी बोलते हैं। HPL इज ऑल्सो कॉल्ड एज HCS, और HCS क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोट्रोफिन। ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोट्रोफिन, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोट्रोफिन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये 3 वीक से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस अप टू 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। 36 वीक तक ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और 5 से लेकर 25 नैनोग्राम तक ये अपने मैक्सिमम लेवल तक जाता है। 3 वीक्स में 5 से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते 36 वीक पे कितने 25 नैनोग्राम तक जो है ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो HPL के बारे में आपको पता चला। HPL का जो मेन काम होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सिंस ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है, ये भी क्या है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। और HPL का जो मेन फंक्शन होता है वो याद रखना, HPL क्या करता है, ये आपका सबसे पहला काम इंसुलिन रेसिस्टेंस करवाने का काम करता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन फीमेल ब्लड। अगर इंसुलिन का रेसिस्टेंस होगा तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन फीमेल ब्लड, फीमेल के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। और इसका बेनिफिट किसको होता है, फीटस को होता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा बेनिफिट टू फीटस। क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ट्रांसफर टू फीटस को ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा, ये जो हार्मोन होता है HPL, ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होता है? इंक्रीज फैटी एसिड इन मदर, इंक्रीज फैटी एसिड इन मदर। और जो ये फैटी एसिड बढ़ता है, इससे क्या होगा? मदर की बॉडी इसे एनर्जी के लिए यूज करेगी एंड स्पेयर ग्लूकोज टू द फीटस, और फिर से उस ग्लूकोज क्या होगा? फीटस को ट्रांसफर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से इंक्रीज फैटी एसिड इन मदर, फैटी एसिड फीमेल की बॉडी क्या करेगी? उसे यूज कर लेगी, फैट ले लेगी, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो ट्रांसफर टू द फीटस। तो यहां से भी क्या हुआ? जो ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाता है किसको? फीटस को, और इसका बेनिफिट रहता है। HPL जो होता है, HPL क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बढ़ा होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल वेलबींग को चेक करने के लिए कौन सा हार्मोन होगा? याद रखना, एक क्वेश्चन मैं बताती हूं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पूरी प्रेगनेंसी में बढ़ता रहता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेसेंटल वेलबींग। टू चेक द प्लेसेंटल वेलबींग, टू चेक द प्लेसेंटल वेलबींग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो आप बोलोगे HPL को हम चेक करते हैं प्लेसेंटल वेलबींग के लिए, इसीलिए क्योंकि HCG हम नहीं करते। HCG आप आंसर में नहीं करोगे। HCG 10 वीक्स के बाद क्या होता है? अपने कांस्टेंट लेवल पे डिक्रीज होने लग जाता है, इसलिए उससे डिक्रीज वाले लेवल से आप पता नहीं कर सकते कि वो प्लेसेंटा सही से काम कर रहा है, वेलबींग है या नहीं है। बट HPL क्योंकि कंटिन्यूअसली बढ़ता है, इसलिए वेलबींग के लिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो एक HPL के बारे में याद रखना, दो हार्मोन HCG और HPL बता दिया, बाकी बचा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड नेचर का। देखो, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को मैं आपको गाइनी में बताऊंगी, बट यहाँ पे स्टेरॉइड नेचर हार्मोन क्योंकि आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ईस्ट्रोजन के बारे में और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, बाकी मैं आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में और भी बताऊंगी इन द गाइनी, जिसमें सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे क्या होता है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हम प्लेसेंटा को बोलते हैं इनकम्प्लीट एंडोक्राइन ऑर्गन, क्योंकि प्लेसेंटा खुद इस हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता, उसे स्टिमुलेशन मिलता है, तब ये हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है। वैसे तो ईस्ट्रोजन के बहुत सारे काम हैं, हम कितना एनालिस्ट करेंगे। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंबाइनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेसिडुअल बेड। एक हार्मोन सेलेक्ट करना पड़े तो मैंने बोला था मेन प्रोजेस्टेरॉन करना, बट दोनों का काम क्या होता है? हेल्प इन द प्रिपरेशन, हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसे आपने बोला था ये एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में क्या होगा? डेसिडुआ बोलेंगे, और ये डेसिडुअल बेड बनाने में भी हेल्प करते हैं ये हार्मोन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो ब्रेस्ट में क्या होता है? एनलार्जमेंट होता है, ब्रेस्ट में मेमोजेनेसिस होता है, हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है, उसमें भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसमें भी ये हार्मोन क्या होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ईस्ट्रोजन खुद अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, उसके लिए इसे फीटस से स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो फीटस से एड्रीनल ग्लैंड, फीटस के एड्रीनल ग्लैंड से एक स्टेरॉइड नेचर का स्टेरॉइड सिक्रीट होता है, जिसका नाम है DHEA सल्फेट। और ये जो DHEA सल्फेट होता है, ये क्या करता है? एक्ट ऑन प्लेसेंटा, एक्ट ऑन प्लेसेंटा। और ये जब प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा तो वहां से किसका सिक्रीशन करेगा? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा। तो पता चला ईस्ट्रोजन खुद सिक्रीट नहीं हो रहा है प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से सिक्रीट होने के लिए उसे फीटस की हेल्प लेनी पड़ रही है, और इसीलिए हमने प्लेसेंटा को क्या बोला? इनकम्प्लीट एंडोक्राइन ऑर्गन, क्योंकि डायरेक्टली ये खुद ये सिक्रीट नहीं कर रहा है, उसे किसकी जरूरत पड़ रही है? इस बच्चे की जरूरत पड़ रही है, उस फीटस की जरूरत पड़ रही है। जब तक ये फीटस नहीं होगा और फीटस का एड्रीनल ग्लैंड या ये DHEA सल्फेट यहाँ पे नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में कम होता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होता, और ईस्ट्रोजन नहीं हुआ, ईस्ट्रोजन अगर कम रहा तो क्या होगा? बताओ। लेबर इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि लेबर को इनिशिएट करने के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल ही क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को इनिशिएट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो यहां पे हम बोलेंगे ईस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प इन लेबर, ईस्ट्रोजन हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ लेबर, इनिशिएशन ऑफ लेबर। ईस्ट्रोजन
ऑल्सो हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ लेबर। इनिशिएशन ऑफ लेबर, लेबर को इनिशिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है, क्या करता है, जब डिटेल क्लास होगी तब पढ़ेंगे। इन शॉर्ट क्लास हम पूरी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, हमारे एग्जाम का कम टाइम है, हमें बैच को भी पहले पहले कंप्लीट करना, बहुत हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इन द लिमिटेड टाइम जितनी अच्छे कंटेंट मैं आपको दे सकती हूँ, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे में प्लेसेंटा के हार्मोन्स को पढ़ना, जैसे मैंने बोला है, पूरा क्लास चाहिए उसके लिए, तो 45 मिनट्स में तो पॉसिबल, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे पता चल गया कि हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन ईस्ट्रोजन, और ये क्या काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करूं, प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। इसीलिए फीमेल में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कम हो जाता है, और क्या होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फीमेल को प्रेगनेंसी में रहती है, और स्फिंक्टर रिलैक्स होने की वजह से रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम भी फीमेल को रहती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है। तो देख लो प्रोजेस्टेरॉन किस तरह से हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन किस तरह से फीमेल को हेल्प करता है, एक्ट एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, और एक्ट एज अ प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज अ टोकोलाइटिक एजेंट, टोकोलाइटिक एजेंट, क्योंकि ये क्या करता है, प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो क्या हो जाएगा, फीमेल को एबॉर्शन हो जाएगा। इफ द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इट डिक्रीजेस, फीमेल हैविंग एबॉर्शन। समझ में आ रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे पूछा जाए तो यस, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन शॉर्ट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखना, कैसे काम करता है, क्या करता है, और डिटेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इतने में हम नहीं समेट सकते। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अपने आप में बहुत बड़ा है, जो कि हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे गायनी में। गायनी के हार्मोन्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही मैं डिटेल में आपको पूरा बताने वाली हूँ, कहां से सीक्रेट होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। ठीक है, तो बने रहना। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले लिखा है कि हमारा टाइम सेव हो पाए और सीधा हम डायरेक्ट पॉइंट को डिस्कस कर पाए। सेक्स डिटर्मिनेशन, बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे का कब होता है, जब हम उसके सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे कानूनन अपराध है, नहीं करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इलीगल है। अल्ट्रासाउंड करवाने भी जाओगे तो सबसे पहले कंसेंट साइन करेंगे, सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे हो जाता है। 12 वीक्स पे क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। फीटल अपना यूरिन का फॉर्मेशन, फीटल की किडनी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यूरिन का फॉर्मेशन कितने वीक से स्टार्ट कर देता है, आंसर जाएगा 12 वीक्स। स्वेलोइंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड स्टार्ट बाय द फीटस। यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स होता है जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही सीख लेता है। तो देख लो क्वेश्चन आ गया ना, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट कर देता है। तो स्वेलो करना, ये जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही सीख लेता है। कितने वीक से, 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस डिफरेंशिएट एट द ह्यूमन बींग्स, जिसे हम ह्यूमन बींग्स की तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कितने वीक्स पे, ये भी एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 या 15 का क्वेश्चन है। 8 वीक्स, सॉरी 8 वीक्स पे क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, अब है प्रेशर्स इन द इंटरविलस स्पेस। मैंने बताया था इंटरविलस स्पेस में किसका ब्लड प्रेजेंट रहता है, मैटरनल ब्लड, मदर का ब्लड प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो पूछा है जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इंटरविलस स्पेस कितना होगा, तो यहां पे आपका जाता है 30 to 50 mm ऑफ Hg। इसका प्रेशर पूछा है ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ इंटरविलस स्पेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब उसका प्रेशर 30 to 50 mm ऑफ Hg होता है, और जब इंटरविलस स्पेस में रिलैक्सेशन होता है तो यही यहाँ पे
10 to 15 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर होता है। ये सारे वन लाइनर पॉइंट है जो नोट डाउन आप करते रहना। नेक्स्ट देखना प्रेशर ऑफ द यूट्राइन वेसल। यूट्राइन आर्टरी, यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करता है, इस यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन सी आर्टरी करता है? यूट्राइन आर्टरी। तो वही पूछा है, जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है उस आर्टरी का प्रेशर कितना होगा और उसका वेन जो वहां से ब्लड को वापस लेके जा रहा है, वेन, तो उस वेन का प्रेशर कितना होगा? तो याद रखना यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर 70 से 80 mm ऑफ Hg होता है और यूट्राइन वेन का प्रेशर 7 to 8 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट आएंगे अम्बिलिकल वेसल का प्रेशर। अम्बिलिकल कॉर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अम्बिलिकल वेसल का प्रेशर क्या होता है? अम्बिलिकल वेसल्स में मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन होता है, तो इनका प्रेशर कितना होगा? अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर 60 mm ऑफ Hg होता है, जबकि वेन का प्रेशर 10 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फीटस की कैपिलरीज होती हैं, प्रेशर इन द विलाई। ठीक है, विलाई सिस्टम में जो उसकी कैपिलरीज होती हैं, उसकी विलाई में उसका प्रेशर कितना होगा? 20 mm ऑफ Hg, 20 to 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस, 8 ml पर मिनट। ठीक है, इन दिस इज अचीव्ड बाय द कॉर्ड ब्लड फ्लो। जब उस कॉर्ड में कितना ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो इसका आंसर है 165 to 330 ml। अगर कॉर्ड में इस रेंज में ब्लड फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है फीटस को वो 8 ml पर मिनट के हिसाब से होता है। 8 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से होता है। 8 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से होता है। समझ में आया? अगर उस कॉर्ड में 165 से 330 ml के रेट ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें जो रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस होगा वो क्या होगा? 8 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से होगा। क्लियर है? तो ये कुछ वन लाइनर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या? एबनॉर्मैलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, एबनॉर्मैलिटी ऑफ द प्लेसेंटा, हेडिंग लगाएंगे एबनॉर्मैलिटी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सबसे पहला एबनॉर्मैलिटी क्या है? सबसे पहला एबनॉर्मैलिटी ऑफ द प्लेसेंटा इज एन्युलर प्लेसेंटा। एन्युलर प्लेसेंटा, एन्युलर प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? रिंग शेप प्लेसेंटा, रिंग शेप प्लेसेंटा। ठीक है, रिंग शेप प्लेसेंटा। एनुलर प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? रिंग शेप प्लेसेंटा। इस तरह से प्लेसेंटा होगा, बीच में स्पेस होगा। प्लेसेंटा चारों तरफ से होगा, बीच में जो है रिंग की तरह स्पेस होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनुलर प्लेसेंटा। जैसा कि यहाँ डायग्राम, वैसे इसके डायग्राम्स बहुत डिफिकल्टी से मिलते हैं, बट आप देखो इस प्लेसेंटा को दिखाया है, बीच में स्पेस दिखाया है। चारों तरफ से प्लेसेंटा है, चारों तरफ से प्लेसेंटा दिख रहा है, बीच में क्या है? स्पेस है। तो जब बीच में स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग की तरह। रिंग जब हम करते हैं तो रिंग के बीच में भी क्या होता है? स्पेस होता है। तो वही उसी तरह का प्लेसेंटा एनुलर प्लेसेंटा होता है। दूसरा प्लेसेंटा क्या होता है? बिस्कॉइडल प्लेसेंटा। बिस्कॉइडल प्लेसेंटा, बिस्कॉइडल प्लेसेंटा का मतलब क्या है? द प्लेसेंटा हैविंग टू डिस्क। इफ द प्लेसेंटा हैविंग टू डिस्क, प्लेसेंटा हैविंग टू डिस्क, वैसे नॉर्मली एक डिस्क पढ़ते हैं, लेकिन प्लेसेंटा हैविंग टू डिस्क, देन इट्स कॉल्ड एज, बाई मीन्स टू, बिस्कॉइडल प्लेसेंटा। बिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है, बिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोलते हैं। उसका डायग्राम नहीं है, बट आप याद रखना, डेफिनेशन से आ जाए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड वन इज द सक्केंचुरेट प्लेसेंटा। थर्ड वन इज द सक्केंचुरेट प्लेसेंटा। सक्केंचुरेट प्लेसेंटा में क्या होता है डियर? देखना, ये प्लेसेंटा है, इसका छोटा सा लोब सेपरेट हो जाता है विद कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, with communicating blood vessels, and this type of placenta is called as सक्केंचुरेट प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है? तो यही डायग्राम में भी देख सकते हो, ये प्लेसेंटा है,
ठीक है, इसका छोटा सा लोब यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, उससे कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। तो इस टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं, सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा, जो कि इस डायग्राम से आप देख सकते हो। ये डायग्राम किसका है डियर, सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा का। ये डायग्राम आपका सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा का है। तो इसमें क्या लिखोगे, अ स्मॉल लोब ऑफ प्लेसेंटा, a small lobe of placenta is separated from the main lobe with communicating blood vessels, ब्लड वेसल्स इससे कम्युनिकेट कर रहा है, और इस टाइप के प्लेसेंटा को हम सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका थ्योरेटिकल भी आ सकता है। सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा में स्टार बना लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेंटा, इसको आइडेंटिफाई करो। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये देखो कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, छोटा सा लोब सेपरेट हो रहा है। तो ये भी आपका कौन सा डायग्राम हो गया, सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा। क्या है डियर, ये भी सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा हो गया। और ये जो एसेसरी लोब, यहाँ पे जो ये छोटा सा लोब है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेसरी लोब, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, सक्कन-च्यूरेट लोब ऑफ प्लेसेंटा। ये छोटा सा प्लेसेंटा का लोब सेपरेट हो जाता है विद कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, सक्कन-च्यूरेट प्लेसेंटा। तो कितने प्लेसेंटा, 3 आपने पढ़ लिया। फोर्थ टाइप का प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा स्पूरिया। उसका डायग्राम नहीं है, बट आप याद रखना, मैं वैसे ड्रॉ कर दूंगी। प्लेसेंटा स्पूरिया, आप समझना, ये प्लेसेंटा है, इसका छोटा सा लोब सेपरेट हो गया विदाउट कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल। इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सेपरेट हो गया, वहीं पे डेसिडुआ से ब्लड सप्लाई हो रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन इस वाले प्लेसेंटा, मेन प्लेसेंटा से इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। अ स्मॉल लोब ऑफ प्लेसेंटा, अ स्मॉल लोब ऑफ प्लेसेंटा is separated from the main lobe without communicating blood vessels, समझ में आया कि एक प्लेसेंटा का छोटा सा पार्ट सेपरेट हुआ, लेकिन उस प्लेसेंटा से उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्पूरिया। चलो फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, और फिफ्थ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सरकमवैलेट प्लेसेंटा। अब सरकमवैलेट प्लेसेंटा में समझना, प्लेसेंटा का जो सरफेस होता है, आपने पढ़ा था मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस होता है, दोनों इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन अगर मैटरनल सरफेस बड़ा हो जाए, फीटल सरफेस छोटा हो जाए, तो क्या होगा, जो मैटरनल सरफेस है वो फीटल सरफेस को कवर कर लेगा और चारों तरफ से एक रिंग टाइप में अपीयर होगा, उसे ही हम बोलते हैं सरकमवैलेट प्लेसेंटा। समझ में आया? डायग्राम आप देख सकते हो, ये फीटल सरफेस है और मैटरनल सरफेस बड़ा होने के कारण मैटरनल सरफेस ने क्या किया है, इस फीटल सरफेस को कवर कर लिया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमवैलेट प्लेसेंटा। याद रखना, सरकमफेरेंस, पेरिफेरी एज ऑफ द प्लेसेंटा इज कवर्ड बाय द एमनियन एंड कोरियन मेम्ब्रेन। वैसे इस प्लेसेंटा में मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रही थी लेकिन सरकमवैलेट मैंने बताया है क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें, सरकमवैलेट भी है और दूसरा जो मैं बताने वाली हूं वो भी है। ठीक है, तो सरकमवैलेट प्लेसेंटा क्या होता है, व्हेन maternal surface is large and fetal surface is small, then क्या होगा अगर ऐसा हुआ, it leads to maternal surface cover the fetal surface, cover the fetal surface and the fetal surface having small space। ठीक है, fetal surface having small space, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमवैलेट प्लेसेंटा। तो इस तरह से ये सरफेस, मैटरनल सरफेस बड़ा हो गया, फीटल सरफेस छोटा हो गया, तो मैटरनल सरफेस ने क्या किया, आके इसको इस तरह से कवर कर लिया सॉरी, इस तरह से कवर कर लिया। तो यहाँ पे इस तरह का क्या होता है, रिंग टाइप में अपीयर हो जाता है। ये तो फीटल सरफेस है क्योंकि फीटल सरफेस से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है, और ये
तो इस जब पेरिफेरी एज ऑफ द प्लेसेंटा इज कवर्ड बाय द मैटरनल सरफेस देन इट्स कॉल्ड एज सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। ऐसे भी याद कर सकते हो। व्हेन द पेरिफेरी एज ऑफ द प्लेसेंटा is covered by maternal surface and the fetal surface having small space। तो दोनों तरह से डेफिनेशन है, कोई भी आप कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा, ये फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा भी हम बोलते हैं द प्लेसेंटा हैविंग होल, एक होल प्रेजेंट होता है। देखो यहां से भी ये होल आपको दिख रहा है छोटा सा, और यहां से भी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल खाली है। जब प्लेसेंटा को उठाए तो इस साइड से उस साइड तक बिल्कुल हमें ऐसे दिख रहा है, यहां से भी इस साइड से भी दिख रहा है, इसलिए मैंने दोनों सरफेस दिखाया था। यहां पे भी होल दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है। मैं एक बार क्लीन कर देती हूं, देखना आप। अगर इसमें क्या हो जाए, दोनों में ही देखो, एक तो मैंने वो बताया सर्कमवैलेंट क्या होता है, उससे आप इस वाले डायग्राम से याद रखो, मैंने बना दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। दूसरा कलर ले लेती हूँ, देखो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ऐसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है। एक होल है, एक होल है जिसमें प्लेसेंटा में वहां पे कोई भी टिश्यू प्लेसेंटल मास नहीं है। इस टाइप के प्लेसेंटा को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप का प्लेसेंटा आप क्या लिखोगे, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा इफ द होल प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, होल प्रेजेंट इन द डिस्क ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, या सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही सरफेस मैंने आपको दिखा दिया। होल प्रेजेंट इन द डिस्क ऑफ प्लेसेंटा सॉरी, देन इट्स कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। अगर इसके डिस्क में क्या होगा, होल प्रेजेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। तो 6 टाइप का प्लेसेंटा आपने देख लिया। 7th टाइप का प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा बाइलोब्ड प्लेसेंटा या प्लेसेंटा बिलोबाटा। क्या बोलते हैं हम, बिलोबाटा बोलते हैं, या बाइलोब्ड प्लेसेंटा, बाइलोब्ड प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा दो इक्वल पार्ट में सेपरेट हो जाता है, जब प्लेसेंटा क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में सेपरेट हो जाएगा विद कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, देन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा बिलोबाटा। मतलब क्या हुआ, व्हेन द मेन लोब, when the separated lobe of placenta is equal to the main lobe of the placenta with communicating blood vessels, then it's called as placenta bilobata। क्या बोला मैंने कि जब separated lobe, जो प्लेसेंटा से सेपरेट हुआ है, जुदा हुआ है, जो लोब प्लेसेंटा से सेपरेट हुआ है वो मेन लोब के क्या है, बराबर है, और ब्लड सप्लाई भी मेन लोब से उसे मिल रहा है, इस टाइप के प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा बिलोबाटा बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन लिख लोगे और उसे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करना। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें बताई हैं, प्रैक्टिस करना तो ही चीजें याद रहेंगी। प्लेसेंटा बिलोबाटा में मैंने क्या बोला है, या बाइलोब्ड प्लेसेंटा में, व्हेन द सेपरेटेड लोब ऑफ प्लेसेंटा, व्हेन द सेपरेटेड लोब ऑफ प्लेसेंटा is equal to the main lobe, is equal to the main lobe of placenta with communicating blood vessels, with communicating blood vessels, with communicating blood vessels, and this type of placenta is called as placenta bilobata या bilobed placenta। ये देखो एक लोब है, ये देखो दूसरा लोब है, दोनों लोब एक दूसरे के इक्वल है, और इसको भी ब्लड सप्लाई मिल रहा है, इसको भी ब्लड सप्लाई मिल रहा है। तो जब दोनों इक्वल लोब में सेपरेट हो, जब दोनों इक्वल लोब में सेपरेट हो और दोनों को क्या हो, ब्लड सप्लाई मिले इससे, तो इस टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बिलोबाटा या बाइलोब्ड प्लेसेंटा। चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखो क्या है, बताओ जरा इसको देख के कि इस प्लेसेंटा में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, इस प्लेसेंटा में कुछ दिख रहा है क्या, बताओ जल्दी से। तो इसमें वैसे जो मैटरनल सरफेस वाला पार्ट है वही मैंने बोला सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा,
वैसे मैंने बता दिया आपको सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, जिसमें जो पेरिफेरी एज ऑफ द प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, कवर्ड बाय द एमनियन एंड कॉरियन लेयर, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें ज्यादा क्लियर हो रहा है, तो वो डायग्राम छोड़ दो, आप इसमें समझो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रिंग टाइप में इस तरह से अपीयर हो रहा है, दिख रहा है आपको, एक रिंग टाइप में अपीयर हो रहा है। और ये जो मैटरनल सरफेस है, इसने किस तरह से पूरे फीटल सरफेस को कवर कर रखा है, ये फीटल सरफेस है, और फीटल सरफेस इज कवर्ड बाय द मैटरनल सरफेस, और इसको हम क्या बोलते हैं डियर, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो लास्ट में था, इसे हम सर्कमवैलेंट नहीं, ये इसमें दिखेगा नहीं है क्योंकि 3D इमेज में ज्यादा अच्छे से दिखता है। एक होता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया, मैं वैसे बता देती हूँ आपको कितने टाइप का प्लेसेंटा, 6 टाइप का आपने पढ़ लिया, 7 टाइप भी पढ़ लिया, 8th टाइप प्लेसेंटा में देखना, एक होता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया, क्योंकि उसको डायग्राम में दिखाना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही थिन एंड लार्ज शेप का प्लेसेंटा हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप छोड़ दो क्योंकि इस डायग्राम से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया का मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपको दिखा दूंगी डायग्राम। प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था ये डेसिडुआ विसालिस होता है और ये कॉरियोनिक लीवे होता है, तो ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं कॉरियोनिक लीवे, इसे हम क्या बोलते हैं डियर, कॉरियोनिक लीवे। और प्लेसेंटा कॉरियोनिक फ्रंडोसम से ही बनता है, कॉरियोनिक लीवे से कॉरियन बनता है, ये मैंने नॉर्मली आपको बताया था। लेकिन अगर कॉरियोनिक लीवे से भी प्लेसेंटा बन जाए तो वो प्लेसेंटा क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। इफ द प्लेसेंटा इज अनडली थिन एंड लार्ज शेप देन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। क्योंकि प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया में क्या होता है, प्लेसेंटा formed by both chorionic frondosome, both chorionic frondosome and chorionic leve, कॉरियोनिक लीवे। जब प्लेसेंटा कॉरियोनिक लीवे से भी बनने लग जाता है तो प्लेसेंटा क्या हो जाता है, प्लेसेंटा इज अनडली थिन एंड लार्ज, अनडली थिन एंड लार्ज शेप ऑफ प्लेसेंटा, एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। इस टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया बोलते हैं। ये इतना ज्यादा लार्ज हो जाता है और थिन शेप का प्लेसेंटा होता है। अब 3 टाइप का सॉरी और मैं बताती हूं, ये नॉर्थ सेट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेसेंटा कि अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने बोला था नॉर्मली प्लेसेंटा क्या होता है, ये डेसिडुआ है, ये एंडोमेट्रियम है, और ये डेसिडुआ में ये नॉर्मली प्लेसेंटा यहाँ डीप इनटू द एंडोमेट्रियम क्या होता है, अटैच होता है। दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है। लेकिन देखो दिखाया ना, ये एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम यहाँ पे है, प्लेसेंटा नॉर्मली एंडोमेट्रियम से आके अटैच हुआ, यहीं पे नीटाबूच लेयर भी है, डेसिडुआ बेसालिस भी है, ये डेसिडुआ बेसालिस है, एंडोमेट्रियम वाला पार्ट जिसे बोला, ये मायोमेट्रियम है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मायोमेट्रियम है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, पेरीमेट्रियम, सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा है। एक्रीटा के केस में क्या होता है, ए से एक्रीटा एट द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम। जब प्लेसेंटा एट द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा। इनक्रीटा में क्या होता है, प्लेसेंटा इनसाइड द मायोमेट्रियम। अब देखो ये क्या हुआ, प्लेसेंटा कहां पे घुस गया, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया, तो उसे हम बोलते हैं इनक्रीटा। और परक्रीटा में क्या होता है, पार द मायोमेट्रियम। ये क्या है डियर, परक्रीटा में क्या होता है, ये मायोमेट्रियम को भी पार कर जाता है, पार द मायोमेट्रियम। समझ में आ रहा है, या एट द लेवल ऑफ पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाता है, देन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज परक्रीटा। और एम्स दिल्ली नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन क्या था, इफ द प्लेसेंटा अटैच डीपली इनटू द मायोमेट्रियम देन दिस टाइप ऑफ एब्नॉर्मैलिटी, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, ऑप्शन में यही 3 लिखे हुए थे। तो ये एग्जाम का मुझे लगता है सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस आपको 3 टर्म याद रखना है प्लेसेंटा के अटैचमेंट से, वो क्या है, ट्रिक से बता रही हूं मैं आपको। एक्रीटा पहला, नेक्स्ट इनक्रीटा, और थर्ड वन इज परक्रीटा।
समझ में आ रहा है? एक्रीटा में क्या होता है, मैंने बताया ए से एक्रीटा, ए से एट द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम, IN से इनक्रीटा इनसाइड द मायोमेट्रियम। क्या बोला मैंने डियर? इनसाइड द मायोमेट्रियम। पर क्रीटा एट द लेवल ऑफ, या तो लिखोगे पैरामेट्रियम जैसे भी आपको याद रहे, या फिर पार द मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम को पार कर जाता है। तो अब समझ में आया, इन सारे ही केस में ये जितनी भी एबनॉर्मेलिटी आप पढ़ रहे हो प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन से रिलेटेड, इसमें क्या होता है, नीटा बुच लेयर एब्सेंट होता है। इन तीनों ही केस में क्या होता है, नीटा बुच लेयर एब्सेंट होता है। नीटा बुच लेयर बताया था ना आपको, नीटा बुच लेयर क्या होगा, एब्सेंट होगा। नीटा बुच लेयर इन तीनों में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा डेसिडुआ वेसालिस भी नहीं होगा या नीटा बुच लेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा डीपली, उसको पता ही नहीं चलेगा कहां पे जाके इंप्लांट करना है, वो अंदर चलता चला जाएगा, घुसता चला जाएगा। और अगर वो एट द लेवल ऑफ, अगर क्या है वो एट द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम के लेवल तक गया है, तब उसे एक्रीटा बोलते हैं। अगर वो इनसाइड द मायोमेट्रियम चला जाएगा, मायोमेट्रियम के अंदर घुस जाएगा, तब उसे हम इनक्रीटा बोलेंगे। और अगर वो पार कर जाएगा मायोमेट्रियम को, या एट द लेवल ऑफ पेरीमेट्रियम होगा, क्रॉसेस द मायोमेट्रियम, इफ इट क्रॉसेस द मायोमेट्रियम देन इट्स कॉल्ड एज परक्रीटा। और ये नॉर्सेट का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। इनसाइड द मायोमेट्रियम होगा तो इनक्रीटा बोलेंगे, नाम से याद रखना, ए से एक्रीटा एट द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम, इनक्रीटा IN से इनसाइड द मायोमेट्रियम, P से परक्रीटा पार द मायोमेट्रियम एट द लेवल ऑफ पेरीमेट्रियम। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। इन सारे में ही प्रॉब्लम क्या होती है कि नीटा बुच लेयर एब्सेंट होता है या फिर डेसिडुआ वेसिलिस नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेसेंटा को पता नहीं चलता है कितना इंप्लांट होना है, और वो मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, विद डायग्राम बताया है, तो डायग्राम से भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चीजें हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि सामने अच्छे से दिख रहा है ना, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, यहां से वो भी बता दिया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो सारी चीजें आपको इमेज से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपके रिवीजन में इस प्लेसेंटा को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें आपको इस तरह से नोड्यूल्स दिख रहे हैं, तो ये आपका मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है। और लास्ट क्लास का जो होमवर्क था वो भी मैं करवा देती हूँ। लास्ट क्लास में होमवर्क में मैंने बोला था, 2-3 बच्चों ने लिखा, एक का सही था, सबने तो लिखा नहीं। ठीक है, मैंने बोला था प्लेसेंटा का वेट और फीटस का वेट कब इक्वल होता है, प्लेसेंटा वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फीटस, वो होता है 17 वीक ऑफ जेस्टेशन। 17 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्लेसेंटा और फीटस का वेट क्या होगा, इक्वल। और ये है नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या करोगे कि ये जो प्लेसेंटा मैंने दिखाया है, जिस प्लेसेंटा पे इस तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, उस प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं। अब आपके लिए और इजी कर दिया है, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, इसको इमेज को आइडेंटिफाई करो। और होमवर्क में यही है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिवीजन करो, जितने भी मैंने डायग्राम्स बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करो। और अगर जैसे हमारी और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसको और एक एक चीज को पूरा इलैबोरेट करेंगे कि इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, कैसे ये फॉर्म होता है, बहुत सारी चीजें। वैसे हमारे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, बट अगर आपको हायर और स्टडी करना है तो उसके लिए हम और अदर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है हमारे एग्जाम में, वो मैंने आपको बताया है। बाकी आपको रिवाइज करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs की प्रैक्टिस करनी है, कि इसके बिना आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाएगी। तो अधूरेपन की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो टॉपिक के साथ साथ अपना जो आपके पास गाइड है, जो आपके पास बेस्ट बुक है, जो आप रेफर कर रहे हो MCQ के लिए, उसे पढ़ो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो। तो ये आपका काम है, इससे आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होती जाएगी। चलो, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।